अस्सलाम दोस्तों, में खुश आमदीद। पाकिस्तान की किस्मत खुलने का टाइम आ गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानियों की भी किस्मत खुलने का टाइम आ गया है। और गुज़िश्ता 2.5 बरस में उठाए जाने वाले इकदाम, जिसमें चाचू की हुकूमत के 16 महीने और उसके बाद जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत के 6 महीने शामिल हैं, में उठाए जाने वाले इकदाम अब पे बैक करना शुरू हो चुके हैं। ना सिर्फ ये कि माशी सतह पर और माशी मैदान में पाकिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट पेशरफ्त की गई है, बल्कि अब दोस्त ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान को कहते हैं बाम फड़न वाले अमल का आगाज हो गया है। और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के माजी में किए जाने वाले ऐलानात को अब हतमी शक्ल दी जा रही है। और इसके लिए $1 अरब की इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान हो गया है। और सऊदी वफ़द ईद के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुलाकात करेगा, बल्कि इस अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो सिचुएशन है उसको फाइनलाइज भी करेगा। और उसके लिए जो इकदाम अब तक उठाए गए हैं उसके ऊपर भी अपनी मोड़ लगाएगा। और सरकारी सतह पर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जनाब वो जो पंखड़े डालने का टाइम नहीं होता, हुण मौजा ही मौजा, इस तरह के टाइम का आगाज होने जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ अब चाइना भी पाकिस्तान की इमदाद के लिए सरगर्म हो गया है। और पाकिस्तान के अवाम को महंगी तरीन बिजली से निजात दिलाने के लिए चीन की हुकूमत की तरफ से भी एक अहम तरीन फैसला कर लिया गया। भला कौन सा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप सोच रहे होंगे कि जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि यहां पर कोई भी अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस सूरत हाल में सियासत से हटकर मईशत और दोस्त ममालिक की तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात का जिक्र करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान को पायदार बुनियादों के ऊपर उस्तवार नहीं किया जा सकता। और ये वो ऐसे इम्कानात हैं, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो फितने इस वक्त फैले हुए हैं इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त जो चाय की प्याली में तूफान उठाए जा रहे हैं वो इसी वजह से उठाए जा रहे हैं कि जनाब अगर ये वाले इकदामात पाए तकमील तक पहुंच गए, पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर खड़ा हो गई, पाकिस्तान के अंदर ये जो कारोबार का जो पहिया रुका हुआ है ये चलना शुरू हो गया, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गए, महंगाई का खात्मा के अमल का आगाज हो गया, लोगों को सस्ती बिजली और गैस मिलना शुरू हो गई, तो भाईजान फिर किसने देखना है कि अडालिया जेल के अंदर इस वक्त कौन मुकीम है और अडालिया जेल से वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न उनके खुद माशी हालात हैं। और शायद यही वजह है कि इस सारी सूरत हाल को प्रीएम्प्ट करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दोस्तों ने इब्तदाई तौर पर इस अमल का आगाज कर दिया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं कहीं ये सच्ची मुच्ची जो है वो मटीरियलाइज ना हो जाए। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी के हवाले से चंद रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की थी, जिसने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान के हुकूमतें जो इसमें अनवारुल हक काकड़ और जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है माजी में, उनकी तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात के नतीजे में पाकिस्तान का ना सिर्फ तजारती खसारा ख़त्म हुआ है, बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो 39% तक पहुंच गई थी वो कम होकर अब 23% तक आ गई है। और उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि इस साल यानी 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये जो महंगाई की शरह है ये 23% से कम होकर जनाब 14%, और उसके बाद 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये मजीद कम होकर 7% तक आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि IMF का वो प्रोग्राम जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब तगो-दो कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले 3 साल के लिए एक प्रोग्राम जो है वो साइन हो जाए, तो उस प्रोग्राम के इख्तिताम तक पाकिस्तान की मईशत न सिर्फ ठोस बुनियादों पर इस्तवार हो चुकी होगी, बल्कि उसके बाद अगले 2 साल इसी हुकूमत की तरफ से वो रिलीफ के इकदाम होंगे जो पाकिस्तान की आवाम को उनकी तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम के एवज दिए जाएंगे। खास तौर पर महंगी बिजली, और महंगी बिजली के लिए इस वक्त 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक खुद IMF की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्रपोजल्स दी गई हैं जिसके नतीजे में कैपेसिटी चार्जेस को कम करने के हवाले से कुछ तजावीज़ दी गई हैं। और ये कहा गया है कि अगर आप इन तरीकों पर अमल दरामद करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी जो बिजली की कॉस्ट है, खासतौर पर कैपेसिटी पेमेंट का जो बोझ पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर आ रहा है, वो बोझ ना सिर्फ कम हो जाएगा बल्कि
بلکہ بجلی کی کھپت میں اضافے کے نتیجے میں جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ کیپیسٹی چارجز کا بوجھ گورنمنٹ آف پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کے عوام پر نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف چائنا کی طرف سے ایک اور امپورٹنٹ انیشیٹو لیا گیا ہے، جس کے لیے ماضی کے 2 سال میں خود بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت ہی زیادہ تگ و دو کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے۔ بلوچستان پاکستان کی واقعتاً ایک اکنامک شہرک بن چکی ہے، اور وہاں پر چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر سولر پلیٹس، سولر کنورٹرز اور ڈرائی بیٹریز بنانے کے لیے جناب پلانٹس لگائیں گے، اور اس کے لیے چائنیز سرمایہ کاروں کے لیے کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیول پر ایک اگریمنٹ طے پا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو پاکستانیوں کو مہنگی بجلی سے نہ صرف نجات ملے گی، بلکہ پینلز، کنورٹرز اور بیٹری سمیت تمام آلات پاکستان میں ہی لگائے جائیں گے۔ چینی حکام کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، اور چینی سرمایہ کار اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جناب پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بلوچستان کے اندر مختلف مقامات کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے۔ اور اس خبر کے سامنے آتے ہی پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے سولر پینلز کی ہیجنگ کی ہوئی تھی، یعنی ان کو ذخیرہ اندوزی اس کی ہوئی تھی، وہ سولر پینلز کو منظر عام پر لانے کے لیے نہ صرف مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ اب سولر پینلز کی قیمتوں میں تقریباً 40 سے 50% کی کمی ہو گئی ہے، اور اس کے لیے جو سولر پلیٹ ایک جو اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب تھی، وہ اب 23,000 روپے کی مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی سولر پینلز کی پروڈکشن کے عمل کا آغاز پاکستان میں شروع ہوگا تو اس کی قیمتوں میں اور زیادہ کمی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل کاسٹ کو کم کرنے کے لیے اور کاشتکاروں کو سہولیات دینے کے لیے جو ٹیوب ویلز چلائے جا رہے ہیں ان کو بھی سولر پر منتقل کرنے کے گورنمنٹ کے اقدامات کے نتیجے میں یہ جو غذائی اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ البتہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ معاملے کو اٹھایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں امن و امان کے معاملات کے اوپر چائنیز گورنمنٹ کے شدید ترین کنسرنز آئے ہیں، اور خاص طور پر دہشت گردی کے حالیہ واقعات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چائنیز باشندے جو داسو ڈیم کے اوپر یا دیگر پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہاں پر ان کی سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، اور یہی وہ سیکیورٹی ہے جو چائنیز سرمایہ کاروں کو بلوچستان میں سولر پینل لگانے کے لیے کارخانوں پر دی جائے گی۔ تبھی یہاں پر پاکستان کے اندر جب تک یہ امن و امان نہیں ہوگا، دہشت گردی کی افریت پر قابو نہیں پایا جائے گا، اس وقت تک پاکستان کو پائیدار معاشی بنیادوں پر استوار نہیں کیا جائے گا۔ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے جہاں پر مختلف چیزیں کی گئی ہیں، وہاں پر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس بات کی پرپوزل بھی دی گئی ہے کہ چائنیز باشندوں کی حفاظت کے لیے چائنیز فوجی دستے یا نیم فوجی دستے وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے اس پریمیسز کے اندر یا اس پریمیسز کے ارد گرد جہاں پر چائنیز انجینئرز، چائنیز ہنرمند یا چائنیز سرمایہ کار وہاں پر کام کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ خود چائنیز اتھارٹیز کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ اس کے لیے مکمل طور پر بااختیار ہوں گے۔ اس شرط کے اوپر جو گفتگو ہے اس وقت وہ پاکستانی حکام اور چائنیز گورنمنٹ کے درمیان جاری ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے اوپر کسی بھی حتمی نتیجے تک پہنچیں گے یہ اس عمل کا آغاز ہو جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر داخلہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا صدر مملکت ہوں یا دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہوں، انہوں نے براہ راست چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے اور چائنیز سفیر کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور ان کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے اعتبار سے سعودی عرب بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور سعودی عرب نے پاکستان کے مختلف شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس سرمایہ کاری کا مجموعی والیوم بلینز آف ڈالر یا جس کا اگر میں فگر کروں تو تقریباً 14 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے، جس میں سے 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری صرف ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر ہی ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو غذائی اجناس کے لیے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے SIFC کے پلیٹ فارم پر سعودی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی سعودی گورنمنٹ تقریباً $7 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ریکارڈنگ پروجیکٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو تمام شرائط پیش کی گئی تھی اس سرمایہ کاری کے حوالے سے، ان تمام شرائط کو
ना सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उन शराइत के बाद अब अगले मरहले पर ये जो हिस्सेस है इनकी तकसीम के लिए OGDCL के प्लेटफॉर्म से जो बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट के लिए वो जो शेयर्स के रेट्स और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं उसको तय किया जा रहा है। और सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर $1 बिलियन की पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसके बारे में यह बात कही जा रही है कि जनाब रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ही अकेला पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए ना सिर्फ काफ़ी है बल्कि अगर यहाँ पर हकीकी मानों में सरमायाकारी के नतीजे से जो फ़वाइद हैं वो हासिल करना शुरू कर दें तो ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। इसका मतलब यह है कि ईद के बाद कुछ सीरियसली जो इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर डालने के लिए। और यहाँ पर इस नुक्ते को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत के ट्रैक पर आने के इम्कानात ईद के बाद रोशन होते चले जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान में अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम को ट्रैक से उतारने के लिए भी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। न सिर्फ मुतहर्रिक हो चुकी हैं बल्कि बार बार अब इस अमल का हतमी तौर पर जो इशारे हैं वो मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को एक और इम्तहान से दूचार किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो ऐलानात है कि जनाब ईद के बाद जो है वो एहतजाजी मुहिम चलाई जाएगी, ईद के बाद जनाब धरना दिया जाएगा। ख़ुद शेर अफजल मरवत साहब, जिनको हाल ही में इमरान खान साहब की तरफ से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया गया है, उनकी तरफ से भी ये ऐलान सामने आया है कि जनाब मैं 30,000 बंदों को लेकर इस्लामाबाद आऊँगा और पंजाब भी जाऊँगा और देखूँगा कि जनाब मुझे कौन रोकता है, मुझ पर कौन लाठियाँ बरसाता है। पंजाब में जलसे भी किए जाएंगे और इस्लामाबाद में धरना भी दिया जाएगा। ये शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ऐलान किया गया। और जिस तरह के शेर अफजल मरवत साहब ये ऐलान कर रहे थे, खुद उनकी पार्टी के मौजूदा हाज़र सर्विस चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब इस बात का ऐलान कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी के फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया गया है। अब जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातें करने के लिए शेर अफजल मरवत की कोई ज़रूरत नहीं। और इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफर और नईम हैदर पंचोता को जो है वो फोकल पर्सन के तौर पर नॉमिनेट कर दिया गया है। लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब की तो छुट्टी होगी है। अलबत्ता इंपॉर्टेंट पेशियत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक 5 जमाती इत्तेहाद को तश्कील दिया गया है, जिसने इस बात का इशारा दिया है कि वो ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये जो उनके हिसाब से उनके इल्ज़ामात के तहत जो धांधली हुई है 8 फरवरी के इंतखाबात में, उसके खिलाफ वो बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाजी मुहिम का ऐलान करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि खुद जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से जनाब राशिद महमूद साहब की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि वो 2 मई को यानी अगले महीने वो कराची के अंदर धरना देंगे और अपने मुतालबात के हक में कराची में बैठेंगे जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता, यानी उनके मुताबिक इंतखाबी नताइज को जारी नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक किसी भी तौर पर वो पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 जमाती इत्तेहाद से अलग होकर अपने सियासी एजेंडे की तकमील करेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रुख पर चलेगी। इसका मतलब यह है कि एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान अमल में मौजूद होंगे, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जमात और दीगर 5 जमातें मौजूद होकर इस सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखेंगी, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मईशत जो कि इस वक्त ट्रैक पर आ रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी रेटिंग के अंदर इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ब्लूमबर्ग है, खुद वर्ल्ड बैंक है और इसके साथ साथ वाशिंगटन में कायम इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस है और IMF खुद है, वो इस बात के इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत ना सिर्फ ट्रैक पर आ रही है बल्कि अगर पाकिस्तान इसी तरह के मालियाती डिसिप्लिन के ऊपर अमल दरामद करेगा तो अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी पैरों पर खड़ा होगा बल्कि उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होते होते अब सिंगल डिजिट पर आ जाएगी 2025 के इख्तिताम तक या 2026 के शुरू तक। लिहाजा इस मौके पर अगर पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक से उतारा जाएगा तभी इन ये जो सियासी यतीम हैं इनके ऊपर वो जो है अपने लिए बेनिफिट हासिल कर सकेंगे और किसी अब्बे का अपने सर पर हाथ रख सकेंगे। अदरवाइज उनके
के लिए जो तमाम तर इम्कानात हैं वो ना सिर्फ मादूम होते चले जाएंगे, अगर वो मौजूदा हुकूमत को हटाने में नाकाम रहते हैं तभी जो है वो सर्वाइवल होगी पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से आपको 100 तरह के इख्तलाफ हो सकते हैं, शहबाज शरीफ से आपको 100 तरह के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इशू है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के लिए ये जो 2 इक़दाम हैं, यानी पाकिस्तानियों के लिए सस्ती बिजली और पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में यहाँ पर तांबे और सोने के ज़खायर का दरियाफ्त होना, उनको प्योरीफाई करना और फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस सोने की फ़रोख्त से पाकिस्तान को हासिल होने वाली जो रॉयल्टीज़ हैं वही इतनी काफ़ी होंगी कि पाकिस्तान को उसके बाद किसी IMF, किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए सब्र की ज़रूरत है और अगले 3 साल इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जो पॉलिटिकल ताले आज़मा है वो इस सिचुएशन को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना चाहते हैं। देखते हैं इस रस्साकशी में कौन कामयाब होगा। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।